Welcome to my channel. Hope you'll be doing fine. And today the topic of discussion is that how the British established their hegemony over the Indian subcontinent. Let us take a look on this very topic, and we will try to explore much about the topic. And we will today try to discuss about the advent of the Europeans in India. Let us take a look. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो पोर्तुगीज़ ने पोर्तुगीज़ कैसे इंडिया में पहुंचते हैं उसके बारे में बात करते हैं। स्पेक्ट्रम बुक से आपको नज़र रखनी है द क्वेस्ट फॉर एंड डिस्कवरी ऑफ सी रूट इंडिया। अब जो ये डिस्कवरी होती है सी रूट इंडिया की, ये कैसे शुरू होती है और क्या क्या रीज़न्स रहते हैं पोर्तुगीज़ या यूरोपियंस के पास कि वो इस सी रूट को डिस्कवर करते हैं, तो उसी के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। देखो, जब रोमन अम्पायर जो 17th सेंचुरी में डिक्लाइन हो जाता है, जो अरब्स और जो उनकी जो डोमिनेशन इजिप्ट और पर्शिया में थे वो बहुत ज़्यादा थी। यानी कि उनकी जो डोमिनेशन इजिप्ट और पर्शिया में अरब्स की वो बहुत ज़्यादा थी। डायरेक्ट कंटेंट यूरोपियंस और इंडिया के दरमियान डिक्लाइन टोटली हुई थी। देखो, सदियों से पहले, इससे पहले भी अरब्स की जो रिलेशन इंडिया के साथ वो बहुत मजबूत होती है। सायरिया से या बाकी जो रूट्स होते हैं इंडिया के, वो इंडिया और अरब्स के दरमियान वो इस्तेमाल होते हैं फॉर ट्रेडिंग पर्पज़। उसके बाद क्या होता है कि जो इजी एक्सेसिबिलिटी इंडियन कमोडिटीज़ के साथ, यानी जैसे हमारे इंडिया में उस वक्त जो कमोडिटीज़ मतलब चीज़ें पाई जाती थी, जैसे स्पाइसेस, सिलिक और बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स जो पाए जाते थे, वो बहुत ही डिमांड में थे, पर वो इफेक्ट हुए थे, जिसकी वजह से जो यूरोपियंस थे वो इसको परचेज़ नहीं कर पा रहे थे। इन 1453 जो ऑटोमन तुर्क्स थे वो वहाँ पे क्या होता है कि वो इस अरब रीजन को अपने इसमें घेर लेते हैं। जो मर्चेंडाइज वाली जो इंडिया थे उनको यूरोपियन जाने के लिए अरब जो मुस्लिम कंट्रीज़ थे वो उनको एज इंटरमीडिएट एक्ट करना होता था। यानी कि अरब जो थे वो इंटरमीडिएट एक्ट करते थे, उसके बाद वो यूरोप जा सकते थे। जो रेड सी है, रेड सी भी वहाँ पे भी डोमिनेशन, स्टेट मोनोपोली वहाँ पे भी थी। जो इस्लामिक रूलर्स थे वो ट्रमेंडस रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, जिसकी वजह से इंडियंस को बहुत मुश्किल हो रहा था कि वो वहाँ पे यूरोप में पहुंच जाए। जो लैंड रूट था इंडिया और यूरोप के दरमियान, वो भी वहाँ से भी अरब्स की जो डोमिनेशन थी वो बरकरार थी। इन्हीं सरकमस्टेंसेस जो थे, ये सरकमस्टेंसेस जो थे यूरोपियंस के कारण बनते हैं कि वो डायरेक्ट सी रूट इंडिया में जाना मतलब ढूंढने लगते हैं, एक्सप्लोर करने लगते हैं। 15th सेंचुरी में क्या होता है, यूरोप जो था वो वहाँ पे एक रेनेसेंस आती है। रेनेसेंस हम क्या कहते हैं, जो मिडिवल से लेके मॉडर्न की तरफ एक नई एज शुरू होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा जो सोच होती है वो चेंज आ जाती है, बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाती है यूरोप में। और उसी टाइम क्या होता है, यूरोप जो होता है वो बहुत ज़्यादा एडवांस होता है शिप बिल्डिंग में और नेविगेशन में। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा शिप बिल्डिंग वहाँ पे होती है और नेविगेशन भी बढ़ जाती है। इसलिए देयर वाज एन ईगरनेस ऑल ओवर द यूरोप फॉर एडवेंचरस सी वोएज। यानी कि तमाम जो यूरोप में जो था वहाँ पे सी वोएज के लिए बहुत ज़्यादा ईगरनेस थी कि ये समंदर ही यहाँ पे अननोन जो कॉर्नर्स थे ईस्ट के, वहाँ पे पूछने के लिए उन्हें एक ईगरनेस थी कि वो एडवेंट कर पाए, डिस्कवर कर पाए। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी यूरोप की वो भी अच्छी खासी अब होने लगी थी। वो रैपिडली बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंशन, जो लैंड कल्टीवेशन थी वो भी ज़्यादा बढ़ रही थी। जो इंट्रोडक्शन जो न्यू प्लाफ्स थे वो भी आने लगे, यानी कि इम्प्रूव्ड प्लाफ्स आने लगे। साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट आने लगी, क्रॉप रोटेशन, ऐसे मेथड्स, साइंटिफिक मेथड्स इस्तेमाल होने लगे यूरोप में, जिसकी वजह से इंक्रीज सप्लाई जो मीट की थी, जिसमें कुकिंग के लिए स्पाइसेस जो ज़रूरत पड़ते थे उनको, वो भी उसको इस्तेमाल करने के लिए उन्हें जो स्पाइसेस थे वो ज़रूरत पड़ते थे जो इंडिया में पाए जाते थे। प्रॉस्पेरिटी जो थी उस वक्त यूरोप में वो भी ज़्यादा बढ़ रही थी। और उसी दौरान जो ओरिएंटल लग्जरी गुड्स जो थे वो उनकी भी डिमांड यूरोप में ज़्यादा बढ़ रही थी। तो इन चीज़ों के लिए, इन सारी वजूहत के लिए इंडिया, ये जो यूरोप था उसको इन चीज़ों को, ये जो कमोडिटीज़ ज़रूरत थे, ये जो लग्जरी रेनेसेंस जो आई थी इंडिया यहाँ पे यूरोप में, उसको पूरा करने के लिए यूरोप ने एक नई वॉयेज, नई सी कॉर्नर्स जो दुनिया के थे, ईस्ट के थे, उनको ढूंढने में के लिए वो तैयार हो गया।